किस्से कहानियाँ। श्याम का जब जन्म हुआ था तो उसकी माँ बहुत खुश थी। उसकी माँ को लगा कि यह बच्चा पूरे परिवार के लिए खुशियाँ लाएगा, लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। श्याम के जन्म के बाद ही उसके पिता का देहांत हो गया। इसी कारण लोग श्याम को मनहूस मानने लगे। कुछ दिनों बाद श्याम और उसकी माँ को उसके पिता के घर वालों ने घर से निकाल दिया, जिसके बाद दोनों दूसरे गांव में बड़े मुश्किल से एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहा करते थे। माँ, मुझे तुम्हारा ऐसे दूसरे के घरों में बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता। क्या मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? बेटा, मैं दूसरे के घरों में जाकर बर्तन धोने का काम करती हूँ। वहाँ जाकर तू क्या करेगा भला? और वैसे भी तेरी तकदीर में बड़ा आदमी बनकर राज करना लिखा है, न कि दूसरे लोगों के घर जाकर बर्तन धोना। क्या माँ, फिर से वही बात? मेरे जैसा मनहूस भला राज कैसे कर सकता है? बेटा, माँ का दिल कभी गलत नहीं बोलता। तू देखना, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इतना कहकर श्याम की माँ काम पर चली जाती है। ऐसे ही 10 साल बीत गए और श्याम अब 20 साल का हो चुका था। एक दिन श्याम की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। माँ, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम ना कुछ खाती हो और नहीं तुम्हारा बुखार उतरता है। पिताजी की तरह तुम भी तो मुझे छोड़कर नहीं चली जाओगी ना? श्याम की माँ कुछ नहीं बोलती और कुछ दिनों बाद श्याम की माँ की भी मृत्यु हो जाती है। अब श्याम बिल्कुल अकेला हो चुका था। अपनी माँ को खोने के बाद श्याम जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन श्याम को उसकी माँ का एक खत मिला, जिसमें उसकी माँ ने लिखा था, श्याम, लगता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा विवाह बचपन में ही हो चुका था, जब तू सिर्फ 5 साल का था। इतना पढ़कर श्याम सोच में पड़ जाता है। आखिर मेरी शादी कब हुई और मेरी पत्नी कौन है? माँ ने अभी तक मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया था? बेटा, तेरा विवाह मेरी सहेली की बेटी के साथ हुआ था। वो सुंदर नगर राज्य में रहती है। उसका नाम माया है। जब तुझे ये खत मिलेगा तब तक मैं जा चुकी होंगी, इसीलिए तू अपनी पत्नी को अपने घर ले आना। लेकिन बेटा, अपनी यात्रा में मेरी एक बात याद रखना। रास्ते में रहते चलते जहां भी रात हो जाए वहीं पर रुक जाना और फिर अगली सुबह वहां से आगे बढ़ना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। अपने विवाह की बात सुनकर श्याम खुश हो जाता है। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेने सुंदर नगर राज्य जाऊंगा। श्याम एक पोटली में खाना बांध लेता है और सुंदर नगर राज्य के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते श्याम जंगल के बहुत अंदर तक आ जाता है। अरे वाह, कितनी सुंदर बकरी है, लेकिन इसका मालिक कहाँ है? अगर इसका मालिक कोई नहीं है तो मैं ही इसका मालिक बन जाऊंगा। अपने ससुराल से लौटते समय मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगा। इतना बोलकर श्याम आगे बढ़ जाता है। ओहो, इतनी देर से चलते चलते मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। नदी भी पास में ही है। इतना सोचकर श्याम वही नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। खाना खाकर पेट तो भर गया, अब थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ। फिर श्याम नदी के पास जाता है और पानी पीता है। चलते चलते शाम हो जाती है। आज श्याम सुंदर नगर राज्य में पहुंच जाता है। अनजान गांव में श्याम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी का घर कैसे ढूंढे। तभी गांव में उसे ठेले वाला दिखाया देता है और वो उसके पास जाकर पूछता है, अरे भाई, क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा गांव है? अरे भाई, ये सुंदर नगर राज्य है। अरे हाँ, माँ ने तो खत में इसी गांव का जिक्र किया था। मतलब
यही मेरा ससुराल है। शुक्रिया भाई। लेकिन भाई, क्या तुम बता सकते हो कि माया का घर किधर होगा? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं। तुम यहाँ से सीधे चले जाओ, सबसे अंत में नदी के किनारे वाला घर माया का ही होगा। माया के घर का पता जानकर श्याम वहां से चल देता है। मुझे लगता है वह आखिर वाला घर ही मेरी सासू माँ का है। श्याम झोपड़ी के पास पहुंचा ही था तभी रात हो गई। आज श्याम वहीं रुक जाता है। माँ ने खत में लिखा था कि जहां पर रात हो जाए वहीं पर रुक जाना। मैं तो घर के अंदर भी नहीं जा पाया और रात हो गई। एक काम करता हूँ, मैं रात यहीं घर के बाहर ही रुककर गुजार लेता हूँ। सुबह होते ही घर के अंदर चला जाऊं। इतना सोचकर श्याम वहीं घर के बाहर बैठ जाता है। तभी घर के अंदर से आवाज आती है। अरे माँ, मेरी सब्जी तो जल गई। अरे ये क्या, लगता है मेरी पत्नी द्वारा बनाई गई सब्जी जल गई। सुबह सुबह श्याम उठता है और घर के अंदर चला जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और ऐसे कैसे मेरे घर में घुस आए? अरे माँ जी, मैं आपका दामाद हूँ। अच्छा, क्या तुम सुजाता के बेटे हो? हाँ माँ जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी इतना लंबा सफर तय करके यहाँ कैसे आ गए? अरे माँ जी, मैं तो यहाँ तभी पहुँच गया था जब आपकी बेटी की सब्जी जल गई थी। अरे बाप रे, मेरे दामाद जी तो बहुत होशियार हैं। आखिर इन्हें कैसे पता चला कि मेरी बेटी की बनी हुई सब्जी जल गई थी? इसका मतलब मेरे दामाद जी कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो बहुत ज्ञानी है। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं दामाद जी, आप आराम कीजिए। अरे बेटी, दामाद जी की खातिरदारी करो, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत गांव की ओर निकल जाती है। आज बुढ़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका दामाद बहुत होशियार है। क्या बात है सुखिया, आज तेरा मुंह इतना उतरा उतरा क्यों है? अरे माँ जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बकरी कुछ दिनों से मिल नहीं रही है। मेरी पत्नी ने बोल बोल कर मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया है। अभी तक मेरी बकरी का कोई पता नहीं चल पाया है। पता नहीं वो कहाँ पर होगी। सुखिया तो परेशान क्यों होता है? मैं तेरी बकरी को अभी ढूंढ दूंगी। क्यों मजाक कर रही हो माँ जी? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अरे सुखिया, मेरे दामाद जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर आपके दामाद के पास आऊंगा। इतना सुनकर बुढ़िया वहाँ से चली जाती है और पूरे गांव में यह बात फैला देती है कि उसका दामाद बहुत होशियार है। दामाद जी, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। कृपया मेरी मदद करो। हाँ हाँ भाई, मैं ज्ञानी तो हूँ। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? दामाद जी, मेरी बकरी कुछ दिनों से मिल नहीं रही है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। क्या आप मेरे बकरी के बारे में कुछ बता सकते हैं कि मेरी बकरी अभी कहाँ पर है? इतना सुनते ही श्याम का ध्यान उसी बकरी पर जाता है जिसे उसने जंगल में घास चरते देखा था। श्याम तुरंत समझ जाता है कि वो बकरी सुखिया की बकरी थी। अरे दामाद जी, कहाँ खो गए आप? अरे कहीं नहीं भाई, मैं तो तुम्हारी बकरी का ही ध्यान लगा रहा था। तुम्हारी बकरी कहाँ है? थोड़ी देर सोचने का नाटक करने के बाद श्याम बोलता है। अरे सुखिया भाई, यहीं पास के जंगल में एक पेड़ के नीचे आपकी बकरी घास खा रही है। श्याम के मुंह से ये बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत खुश होता है और तुरंत गांव के पास वाले जंगल में जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद सुखिया देखता है कि बकरी सामने ही एक पेड़ के नीचे घास खा रही है। अपनी बकरी को देखकर सुखिया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। दामाद जी, आपकी जय हो। मैं बहुत दिनों से परेशान था, आपने मेरी बकरी ढूंढ दी। आप तो सच में ज्ञानी हो। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि सरस्वती का दामाद सच में बहुत ज्ञानी है और वो सब कुछ जानता है।
मैं सच कह रहा हूँ महाराज। सरस्वती का दामाद बहुत ज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी उस ज्ञानी आदमी से जरूर मिलना चाहूंगा। सैनिकों, जाओ, सरस्वती और उसके दामाद को जल्दी यहां लेकर आओ। अरे ओ अम्मा, तुम लोग मेरे साथ राजमहल चलो। महाराज ने आपको और आपके दामाद को राजमहल में बुलाया है। अरे सैनिकों, महाराज हमें क्यों बुला रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हुई है? पता नहीं अम्मा, हम ये सब नहीं जानते। आप लोगों को हमारे साथ राजमहल चलना होगा। हे भगवान, ज्ञानी बनने के चक्कर में मैं कुछ गलत तो नहीं कर बैठा? आखिर राजा हमें क्यों बुला रहे हैं? थोड़ी देर बाद सरस्वती अपने दामाद और सैनिकों के साथ राजा के महल में चली जाती है। क्या हुआ महाराज? आपने हम गरीब को याद किया। हमसे कोई भूल हो गई है क्या? सरस्वती नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है और ना ही कोई भूल। हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हारा दामाद सच में भूत और भविष्य जानता है? जी हाँ महाराज, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे दामाद जी बहुत ज्ञानी हैं। क्यों श्याम, क्या यह सच है कि तुम भूत और भविष्य दोनों जानते हो? राजा की बात सुनकर तो श्याम के पसीने ही छूट जाते हैं। हे भगवान, क्या बुढ़िया ने मुझे कहाँ फंसा दिया? अगर ना बोला तो राजा मुझे अभी मारवा देगा। अगर हाँ बोलो तो हो सकता है कि अपने आप को बचाने का कोई मौका मिल जाए। क्या हुआ श्याम, तुम किस सोच में डूब गए? कहीं नहीं महाराज, आपने मेरे बारे में जो भी सुना है सब सच है। तो फिर ठीक है, तुम मुझे रानी के खोए हुए हार के बारे में बताओ कि वह कहाँ है। अगर तुमने सच बताया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, और अगर तुम नहीं बता पाओगे तो मैं तुम्हारा सर काटवा दूंगा। राजा की बात सुनकर श्याम बहुत ज्यादा डर जाता है और खुद को बचाने का उपाय सोचने लगता है। क्या हुआ श्याम, तुम किस सोच में डूब गए? माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन हार का पता लगाने के लिए आपको मुझे एक दिन का समय देना ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूं। हे भगवान, हाँ, मैं कहां आकर फंस गया। अच्छा खासा अपने गांव में शांति से जी रहा था। यहां आकर तो मैंने खुद अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। क्या हुआ दामाद जी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? कुछ नहीं माँ जी, मैं बस हार के बारे में सोच रहा था। आप जाकर सो जाइए, मैं आज यहाँ बाहर ही सोऊंगा। लेकिन दामाद जी, आज आपने खाना तो खाया ही नहीं है। माता जी, आज मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है, इसलिए आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। इतना सुनकर सरस्वती घर के अंदर चली जाती है। क्या बुढ़िया ने पहले ही मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है और आज भी शांति से जीने नहीं दे रही है? कल तो मरना ही है, कम से कम आज की रात चैन से सो लेता हूँ। इतना सोचकर श्याम वहीं चारपाई पर लेट जाता है, लेकिन चिंता के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो खुद में ही बड़बड़ाने लगा। कल तो मरना ही है सपना, अब तू आ भी जा। कल तो मरना ही है सपना, अब तू आ भी जा। श्याम इसी बात को बार बार दोहरा रहा था ताकि उसे नींद आ जाए। तभी यह आवाज पड़ोस में रहने वाली औरत के कानों में पड़ी, जिसका नाम सपना था। वो राजा के यहाँ रानी की दासी बनकर काम करती थी। अरे, ये बुढ़िया का दामाद तो मेरा ही नाम ले रहा है। कहीं से पता तो नहीं चल गया कि वो हार मैंने ही चुराया है? हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर ये बात है राजा को पता चली तो राजा तो मुझे फांसी पर ही चढ़ा देंगे। अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर सोचने के बाद सपना बोलती है, मैं एक काम करती हूँ, दामाद जी को सारी बात बता देती हूँ। हो सकता है दामाद जी मुझे बचा ले। ये सोचकर सपना तुरंत ही श्याम के पास पहुँच जाती है। दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप राजा साहब को मत बताना रानी का हर मैं नहीं चुराया है, नहीं तो महाराज मुझे फांसी पर लटका देंगे। सपना की बात सुनकर श्याम सब कुछ समझ गया और वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। अरे सपना जी, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं आपको एक ही शर्त पर बचा सकता हूँ। अगर आप वो हार मुझे लौटा देंगे तो मैं आपका नाम राजमहल में नहीं लूंगा। लेकिन दामाद जी, मैं तो वो हार अपने साथ लाई ही नहीं हूँ। वो तो अभी भी राजा के महल में ही है। लेकिन वो हार तुमने कहाँ रखा है? दामाद जी, वो हार राजा के बगीचे में एक बड़े से पत्थर के नीचे है। ठीक है,
सपना, अब तुम चिंता मत करो, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन कसम खाओ कि आज के बाद चोरी नहीं करोगी, मेहनत करके पैसे कमाओगी। हाँ हाँ दामाद जी, मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद मैं कोई चोरी नहीं करूँगी। अगले दिन राजा के सैनिक फिर से श्याम को लेने आते हैं। चलो श्याम, राजा ने तुम्हें बुलाया है। हाँ हाँ चलो सैनिकों, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। कहो श्याम, क्या तुम्हें रानी के हार के बारे में कुछ पता चला? जी महाराज, मैंने आपके हार की खोज कर ली है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि वो कहां पर है। महाराज, वो हार महल के बगीचे में बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ है। आदेश मिलते ही सैनिक जल्दी से राजा के बगीचे में जाते हैं। वो हार सच में राजा की बागीचे में ही बड़े से पत्थर के नीचे पड़ा हुआ था। ये देखकर राजा बहुत हैरान था। वाह श्याम, वाह, तुम तो सच में बहुत ज्ञानी हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी मर्जी से जो भी दे देंगे मुझे स्वीकार होगा। मंत्री जी, श्याम को 1000 सोने के मोहरे इनाम में दे दिया जाए। सोने की मोहरे पाकर श्याम बहुत खुश था। महाराज, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं यहां से जाना चाहता हूं। हे भगवान, आज तो बचा लिया आपने। अब अपनी पत्नी को लेकर इस गांव को ही छोड़कर चला जाऊंगा। माता जी, आप मेरी पत्नी को आज ही विदा कर दीजिए। मैं आज ही अपने घर लौटना चाहता हूं, क्योंकि आज का दिन ही विदाई के लिए सबसे ज्यादा शुभ है। अगर ऐसी बात है दामाद जी, तो आप आज ही चले जाओ। और फिर श्याम अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव लौट जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। किस्से कहानियां। सूरज आसमान में तमतमाया खड़ा था। जमीन पर पैर रखना भी जैसे आग पर चलने जैसा हो गया था। हवा नहीं थी, बस एक खामोशी जो गरीबों के घरों में पसीने की बू से भरी हुई थी। गांव के उत्तर छोर पर एक पुरानी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, टूटे छप्पर के नीचे बैठा एक आदमी अपने बेटे की पीठ पर हाथ फेर रहा था। वह आदमी था हरिराम, गांव का सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती, लेकिन सबसे गरीब इंसान। ये सूरज हर रोज जैसे मेरी ईमानदारी को और भून देता है, लेकिन क्या करूं? माँ के संस्कार यही थे, जो भी मिले मेहनत से मिले, सच्चाई से मिले। तभी पानी का बोतल लेकर उसकी पत्नी आती है। थोड़ा पानी पी लो, आपका चेहरा तो लाल पड़ गया है। इतनी गर्मी में भी काम कर रहे हो। खेतों में केतारी तो बो दिया है मीना, पर पानी नहीं मिलेगा तो वह मुरझा जाएगा। आसपास की सभी नहरें, कुएं, तालाब सूख गए हैं। अब खेतों में पानी कहां से दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्यों नहीं बगल के खेत में कुआं खोद लेते हो? अभी तो अप्रैल का महीना ही चल रहा है। मई जून में तो गांव के बचे खुचे नहरें भी सूख जाएंगे। तब क्या करोगे? उससे पहले ही कुआं की खुदाई कर लो। तुम सही कह रही हो मीना, मैं कल से ही कुआं की खुदाई में लग जाता हूँ। उसी गांव में हरिराम का छोटा भाई रहता था, जो दूसरों से बेईमानी करके अपना महल जैसा घर खड़ा कर रखा था। जितना वह बेईमान था, उतना ही दिल का वह कठोर भी था। देख रमेश, गांव में सबसे बड़ा दूध का ठेका मैंने ले लिया, और वो भी मिलावट वाले पाउडर से दूध बनाकर। कोई पकड़ नहीं सकता मुझे। पैसे कमाने का असली तरीका यही है, दिमाग और चालाकी। पर भाई, तेरा बड़ा भाई तो आज भी खेतों में खट रहा है। क्या कभी उसे अपनी तरह नहीं बनाया तूने? वो बड़े भैया हैं, राम जैसा सीधा। कहता है हराम का पैसा घर नहीं टिकता, पर देख मेरा घर तो महल बन गया। आपने कभी अपने भाई से मदद क्यों नहीं मांगी? इतना पैसा है उसके पास। मदद वो नहीं होती जो रिश्तों की लाज उतार दे। और वैसे भी मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूँ कि पसीने की कमाई में जो मिठास है, वो झूठ के पैसे में नहीं। बाहर तापमान अब भी कम नहीं हुआ, लेकिन हरिराम के माथे का पसीना जैसे उसकी सच्चाई का गहना बन चुका है।
वह अपनी खेतों की तरफ अपनी फसल को देखने जा रहा था। तभी उसका छोटा भाई विक्रम उसे रास्ता में मिलता है। भैया तो मान जा, ये जमाना ईमानदारी का नहीं रहा। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे की बारिश है, और तू फटे कपड़े, सूखी थाली, तपती दोपहरी। तेरे पास सब कुछ है विक्रम, बस एक चीज नहीं है, चैन। तू अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है कि झूठ बोलो, मिलावट करो और अमीर बनो? देख लेना, पैसा मिट्टी जैसा है, जब तक ऊपर है तब तक सिर ऊंचा, जब गिरा तो कीचड़ बना देगा। अगली सुबह हरिराम अकेला खेत के बीचों बीच एक फावड़ा लेकर कुएं की खुदाई में जुट जाता है। हर चोट के साथ मिट्टी उड़ती है और उसके माथे पर पसीने की धार तेज होती जा रही है। वह मन ही मन बोलता है, अगर इस साल भी बारिश कम हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। कुआं खुदाऊंगा, चाहे जान चली जाए, पर बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। दोपहर का समय पास ही से एक चरवाहा गुजरता है, जो हरिराम की हालत देखता है। हरिराम भैया, ये क्या कर रहे हो? सूरज सिर पर है और आप अकेले खुदाई कर रहे हो। कम से कम कुछ खा पी लो। समय नहीं है भाई, हर मिनट कीमती है। अगर ये कुआं अगले महीने तक न बना तो खेत मर जाएगा, और साथ में हम भी। चरवाहा सिर हिलाकर चला जाता है। कुछ देर बाद हरिराम की चाल लड़खड़ाने लगती है। कुछ घंटे बाद हरिराम धूप में बेहोश हो चुका है। उसका शरीर तप रहा है, होंठ सूख गए हैं। फावड़ा पास पड़ा है। मीना खेत के पास आती है, हाथ में पानी का बोतल लेकर। हरिराम जी, ओ हरिराम जी, हरिराम जी, आँख खोलिए, देखिए मैं आई हूँ। आपने वादा किया था सोनू को पढ़ाना है ना, उठिए ना। हरिराम की सांसें बहुत धीमी हो गई हैं। वह एक बार आंख खोलता है। मीना, कुआं बनाना है, सोनू भूखा ना रहे। कुछ नहीं चाहिए हमें, बस आप चाहिए। घर चलिए, मैं सब संभाल लूंगी। हरिराम की आंखें बंद हो जाती हैं। उसकी सांसें थम जाती हैं। मीना की चीख आसमान में गूंज जाती है। हरिराम की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और मीना की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो एक कोने में बैठी थी। गहरा सन्नाटा उसके चारों ओर पसरा था। उस घर में अब वो आवाजें नहीं गूंजती थीं, जो हरिराम के होने का एहसास कराती थीं। बेटे की छोटी छोटी बातें अब मीना के दिल को छलनी कर देती थीं। मैं हार नहीं मानूंगी हरिराम जी। आपकी मौत उस कुएं की खुदाई करने की वजह से हुई है। मैं इसे पूरा करके रहूंगी। अगली सुबह मीना ने कुदाल उठाया और कुएं की तरफ चल दी और फिर अधूरा कुआं को खोदना चालू कर दी। कई दिनों के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार उसे कुएं से पानी आ गई। ये देखकर गांव वाले दंग रह गए। अब हरिराम का भाई विक्रम उस कुआं को देखकर लालच भर आई। गीता, पानी की समस्या अब होते जा रही है। सारे तालाब, कुएं सूख चुके हैं। गांव वाले पानी के लिए तरसने लगे हैं। अगर मैं पानी का व्यापार करने लगूं तो मेरी अच्छी कमाई होने लगेगी। पर आप पानी की व्यापार कैसे करोगे जी? पानी तो कहीं पर भी नहीं है। दूर दूर तक कुएं तालाब सूख पड़े हैं। अरे मूर्ख गीता, तुम्हें क्या पता नहीं है? मीना भाभी ने कुएं की खुदाई कर दी है और उसमें पानी भी निकल आई है। अब देखो मैं व्यापार पानी का कैसे करता हूँ। फिर विक्रम मीना का घर पहुंचता है और मीना से कहता है, भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुझे यह बात करते हुए खुद ही खराब लग रहा है। वे कुआं वाली जो खेत है, वह खेत बाबूजी ने मेरे नाम पर करके गए थे। शायद भैया ने आपको नहीं बताया होगा। विक्रम जी, अगर वह जमीन आपकी थी तो बंटवारे में आपने वह जमीन क्यों नहीं लिया? और भैया ने तो इस जमीन के बारे में मुझे कुछ बताया भी नहीं। मुझे भरोसा नहीं है कि वह जमीन आपका है। देखिए मीना भाभी, भैया की गरीबी की स्थिति को देखकर मैंने वह जमीन भैया को रखने को दिया था, पर अब वह जमीन मुझे लेना पड़ेगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं कागज अपने साथ लेकर आया हूँ, देख लीजिए। मैं तो इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मैं यह कागज आज रख लेती हूँ और कल सुबह ही मैं मुखिया जी के पास जाऊंगी और इस कागज को दिखाऊंगी। ठीक है मीना भाभी, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा कहकर विक्रम वहां से चला जाता है
और अगली सुबह होते ही मीणा कागज को लेकर मुखिया जी के पास जाती है। पर वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मुखिया जी भी विक्रम से पैसा लिए हुए थे। मुखिया जी, यह कागज देखकर बताइए कि इस कागज पर क्या लिखा है। मीणा, इस कागज पर यह लिखा है कि जिस खेत में तुमने कुएं की खुदाई की है वह खेत विक्रम का है। फिर मीणा बड़ी उदास मन से वह कागज लेकर घर आ जाती है और आंखों में आंसू भरे अपनी मेहनत वाले कुएं विक्रम के हवाले कर देती है। और उधर विक्रम खुशी खुशी वह पेपर लेकर घर आ जाता है। अब देखो गीता, मैं पानी का व्यापार कैसे करता हूँ। गांव वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरे जैसे को कहते हैं दिमाग वाला। दिमाग वाला नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं बेईमान वाला। ज्यादा अपने आप को होशियार मत समझो। आज जो तुमने यह चमचमाती साड़ी पहन रखी हो ना, और होठों में लाली लगा रखी हो, वह सब इसी पैसे की वजह से है। फिर विक्रम अपने नौकरों से कहकर गांव में यह बात फैला देता है कि सुनो गांव वालों, आप लोग की पानी की समस्या विक्रम भैया ने खत्म कर दी है। अब पानी जिनको भी चाहिए वह विक्रम भैया के कुएं से ले जा सकते हैं। पैसे दे जाओ और पानी ले जाओ। कौन बेच रहा है पानी? विक्रम कहता है कुआं उसका है और अब जो चाहे पैसे देकर पानी ले। अरे ये तो वही कुआं है ना जो मीणा ने खोदी थी। हाँ भाई, उसी का है। उस बेचारी ने तो महीने भर तक अकेले खटखट करके गड्ढा खोदा था। जब उसका पति मरा था तब मीणा ने हिम्मत नहीं हारी, खुद मिट्टी ढोई, खुद पत्थर हटाए और तब जाकर पानी निकला। अब ये विक्रम कैसे मालिक बन गया? जब यह बात मीणा के कानों तक पहुंची तो मीणा को यह सोचकर तकलीफ हो रही थी कि उसने जिस कुएं को खून पसीने से सींचा था, अब कोई और उसे दौलत कमाने का जरिया बना रहा। पानी ले जाओ भाई, 10 रुपये में 30 लीटर पानी ले जाओ। पैसे दो, पानी लो, वरना प्यासे रहो। गांव वालों के पास कोई चारा नहीं था। खेत सूख रहे थे, मवेशी प्यासी निगाहों से देख रहे थे और लोगों की मजबूरी विक्रम की जेब भर रही थी। इसी बीच एक दिन गांव में एक बूढ़े थके हुए साधु बाबा आए। उनके गले में माला, कमर में झोला और पांव में फटे हुए चप्पलें थीं। माथे पर भस्म और आंखों में तेज था, पर चेहरा पसीने और थकावट से ढका हुआ। बाबा सीधे विक्रम के कुएं के पास पहुंचे। बेटा, बड़ी प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे दो, भगवान भला करेगा। बाबा, भगवान भला तभी करेगा जब उसके पास पैसे होंगे। यहाँ पानी मुफ्त नहीं मिलता। 10 रुपये दो, पानी लो। मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, बस एक लोटा पानी चाहिए। तो जा बाबा, बिना पैसे के पानी नहीं मिलेगा। यहाँ दया धर्म नहीं चलता। बाबा का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप वहां से चले गए। फिर वो अगले घर पहुंचे। बहन, एक लोटा पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है। माफ करना बाबा, अब तो हम खुद खरीद कर पीते हैं, तुम्हें कैसे दें? बाबा और आगे बढ़े। तीसरे घर गए, वहां भी वही जवाब मिला। थके हुए पांव और टूटी हुई उम्मीदों के साथ बाबा अब गांव के सबसे गरीब घर की ओर बढ़े। वो था मीणा का घर। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दिल सोने जैसा था। मीणा अपनी झोपड़ी में सूखी रोटी सेंक रही थी। बाबा उसके पास पहुंचे। बेटी, एक लोटा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यासा हूं। मीणा ने बिना एक शब्द बोले अपनी टूटी बाल्टी उठाई और घर के कोने में रखे घड़े से आखिरी पानी लाकर बाबा के सामने रख दिया। बाबा, ये लीजिए, हमारे पास बहुत नहीं है, लेकिन जो है वो आपका है। बाबा ने कांपते हाथों से पानी लिया, पिया और आंखें बंद करके आकाश की ओर देखा। बाबा थोड़ी देर आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं, फिर अपना झोला खोलते हैं। झोले से एक छोटा मिट्टी का मटका बाहर निकालते हैं, जो लाल कपड़े से ढका होता है। बेटी मीणा, तूने सच्चे दिल से एक प्यासे को जल पिलाया है। ये मटका मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप देता हूँ। नहीं बाबा, मुझे यह मटका नहीं चाहिए। मैं यह मटका रखकर क्या करूंगी? घर में कुछ सामान नहीं है, तो यह खाली पड़ा रहेगा। बेटी, यह मटका सबको नहीं मिलता। जो ईमानदार और दूसरों की भलाई करता है उसे ही मिलता है। ये साधारण मटका नहीं है, ये मटका मेरी साधना का फल है। इससे जो भी मांगोगी सच्चे दिल से वो मिलेगा।
पानी, दूध, अन्न, घी, जो भी। पर ध्यान रखना, जब मांगना पूरा हो जाए तो इस लाल कपड़े से मटके को ढक देना, तभी यह रुक जाएगा, वरना ये मटका कभी नहीं रुकेगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मीणा ने मटके को अपने पास रख ली और इतना कहकर बाबा मीणा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं और धीरे धीरे ओझल हो जाते हैं। अगली सुबह मीणा घबराते हुए मटके को देखती है, फिर हिम्मत करके कहती है, मटका मटका, एक लोटा पानी दे दो। अचानक मटके के अंदर से छप छप की आवाज आती है और मटका पानी से भर जाता है। मीणा की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं। अब ढक देती हूँ, बाबा ने यही कहा था। वो लाल कपड़ा मटके पर रख देती है। मटका शांत हो जाता है। अब रोज मीणा जरूरत के अनुसार कुछ मांगती, दूध, आटा, दाल, और मटका हर बार उसे वहीं देता। गांव वाले अब धीरे धीरे जानने लगते हैं कि मीणा के घर कुछ चमत्कार हो रहा है, पर मीणा इसे छिपाकर रखती है, किसी को बताती नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा था इसका उपयोग जरूरत के लिए करना, दिखावे के लिए नहीं। कुछ महीने बाद अब मीणा का घर पहले जैसा नहीं रहा। टूटे फूटे आंगन की जगह अब पक्की ईंटों की फर्श है। जहां पहले एक खाली कोना था, अब वहीं एक बड़ा सा राशन की दुकान सजा है। आटा, चावल, तेल, मसाले, दाल, साबुन, सब कुछ। गांव वाले अब लाइन लगाकर आते हैं। मीणा बहन, जो सामान तुम देती हो वो तो सेठ की दुकान से भी सस्ता और बढ़िया होता है। ये सब भगवान की कृपा है राधा बहन। मीणा बहन, तुम्हारे पति बहुत ही ईमानदार इंसान थे और तुम्हारे देवर विक्रम उतना ही बेईमान। इसलिए देखो, विक्रम का व्यापार ठप हो गया है। बेईमानी का फल जरूर मिलता है और ईमानदारी का फल में देर है, पर अंधेर नहीं। यह सब औरतों की बातें खड़ा होकर विक्रम सुन रहा था और फिर उसे मीना से जलन पैदा हो गया। वह सोचने लगा कि आजकल मीना भाभी के बहुत चर्चे हो रहे हैं और मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। क्यों ना हम मीना भाभी की दुकान में ही आग लगा देते हैं। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। उसी रात विक्रम ने मीणा की दुकान में आग लगा देता है और घर में चुपचाप जाकर सो जाता है। सुबह होते ही गांव में पूरा हाहाकार मच जाता है कि मीणा की दुकान में आग लग गई है और सब कुछ जलकर भस्म हो गया है। जब मीणा को इस बात की खबर मिली तो मीणा बहुत ही उदास हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे। मीणा की आंखों में आंसू देख मटके को बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी उस मटके से आवाज आता है, क्यों रो रही हो? मैं हूं ना, हिम्मत मत हारो। जो तुम्हें चाहिए वह फिर से मुझसे मांग सकती हो और आगे अपना रास्ता बना सकती हो। जो जैसा करता है उसको उसका फल जरूर मिलता है। यह सुनते ही मीना को एक उम्मीद की किरण नजर आई और फिर से वह अपनी राशन की व्यापार को चालू की। मीना की तुरंत दुकान खोलने की बात विक्रम को अंदर से झकझोर कर रख दिया। उसने मन ही मन सोचने लगा, आखिर में यह मीना भाभी ऐसा क्या करती है कि यह तुरंत ही अपना राशन का व्यापार चालू कर ली। अब तो और भी गांव वाले मुझे ताना देंगे। मुझे इसका पता लगाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विक्रम गुस्से में मीणा की जासूसी करने का फैसला करता है। रात के समय विक्रम अपने गमछे से मुंह ढककर मीणा के घर की खिड़की से झांकता है। अंदर मीणा घड़े के सामने बैठी है। मटका मटका, 2 बोरी चावल दे दो। मटके से बोरी भर चावल निकलता है। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं भी कितना मूर्ख था। मुझे जड़ तक पहुंचना था और मैं सिर्फ ऊपर ही देखकर दुकान को जला डाला। जड़ तो यह मटका है, तो राज इस मटके में है। जो मांगो वो देता है। अब यह मटका हमारा होगा। विक्रम खिड़की से आता है और मीणा के आंगन में चुपके से मटका चुरा लेता है। अब देखो असली बादशाह कौन बनता है। विक्रम मटका लेकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी बेटे को जगाता है। अब हमें इस गांव से जाना है। हमारे पास बिना मेहनत किए अब सब कुछ होगा। ये देखो मटका। अरे यह मटका लेकर क्या करोगे? अचार लगाओगे क्या? अरे पगली, पहले चलो हमारे साथ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। अरे इतनी रात में कहाँ लेकर जा रहे हो? पहले मुझे बता भी तो दो कि बात क्या है। थोड़ी देर सब्र करो,
मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। कुछ दूर चलते ही वह लोग तालाब के पास पहुंच जाते हैं। विक्रम पत्नी और बेटा नाव में बैठते हैं। मटका उनके पास रखा है। नाव धीरे धीरे बह रही है और दूसरी तरफ एक नया गांव दिखाई दे रहा है। विक्रम बैठे बैठे सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। क्या जी, इस मटके से सच में सब कुछ मिलेगा? हाँ देखो, अभी मटका 5 बोरी चावल दे दो। मटका से चावल निकलने लगता है। अब चावल से नाव भरने लगता है। तभी पत्नी बोलती है, अरे अब तो नाव भारी हो रही है। नाव डगमगाने लगती है। पत्नी डरने लगती है। विक्रम, बंद करो इसे, बहुत हो गया, पानी अंदर आ रहा है। रुक जा मटका, बस कर, बंद हो जा। मटका नहीं रुकता क्योंकि उसे लाल कपड़े से ढका नहीं गया। अब चावल गिरते जा रहे हैं और नाव डूबने लगी है। विक्रम और उसका परिवार पानी में डूबते दिखने लगे। विक्रम के लालच की वजह से उसे और उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी। मीणा मेहनती और ईमानदार थी। भले ही मटका अब उसके पास नहीं थी, लेकिन आज तक मटका ने जो भी दिया था, मीणा ने अपने मेहनत से उसे दुगना कर दिया था और खुशी से जीने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में।